प्लैनेट नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी मेजर प्लैनेट। हालांकि 2006 से पहले ये खिताब प्लूटो के नाम था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के निर्णय के बाद प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया और नेपच्यून एक बार फिर से हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह बन गया। सूर्य से अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो वो करीब 2.8 बिलियन माइल्स के करीब है और इस दूरी का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इसे सूर्य को ऑर्बिट करने में करीब 164.8 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये प्लेनेट हमारे लिए इतना ज्यादा रहस्यमयी है। सूर्य से अरबों मील दूर अंतरिक्ष के घुप अंधेरे में चक्कर काट रहा ये ग्रह आज भी हमारे लिए कई सवाल लेकर खड़ा है। कहा जाता है कि सन 1612 में गैलीलियो गैलीली ने भी नेपच्यून को देखा था। उनकी ऑब्जर्वेशंस के कई सबूत हमें मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये कोई तारा है और इस तरह से नेपच्यून को उन्होंने दोबारा कभी नोटिस ही नहीं किया। इसके करीब 200 साल तक इसके बारे में न कोई जानता था और न ही किसी ने नेपच्यून को देखा था। किसी ने इसे खोजने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद सन 1821 में एलेक्सिस बोवार्ड ने यूरेनस को स्टडी करते हुए उसके ऑर्बिट में कुछ डेविएशंस को नोटिस किया और उसके कंक्लूजन में बोवार्ड ने यह हाइपोथेसाइज किया कि यूरेनस के बाद भी कोई बड़ा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कैलकुलेशंस में तो बोवार्ड ने नेपच्यून को लगभग खोज ही लिया था, लेकिन अभी भी असलियत में इसे देखा जाना बाकी था। 1843 में जॉन काउच एडम्स भी यूरेनस की ऑर्बिट को स्टडी कर रहे थे। 1846 तक आते आते उनकी कैलकुलेशंस भी एक नए प्लेनेट की ओर इशारा कर रही थी। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक अर्बन ली वेरियर भी इंडिपेंडेंटली अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे और इन सब की कैलकुलेशंस एक अनजाने ग्रह की ओर ही इशारा कर रही थी, जिसे खोजा जाना अभी बाकी था। और आखिरकार ली वेरियर की बताई गई लोकेशन के आसपास ही जॉन गॉटफ्राइड गेल ने उस मिस्ट्री प्लेनेट को खोज ही लिया। 23 सितंबर सन 1846 का वो दिन जब सदियों से चला आ रहा आखिरी प्लेनेट का वो रहस्य खत्म हुआ और हमें 8वां ग्रह नेपच्यून मिला। अब एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन कई और सवाल अभी भी बाकी थे। डायमीटर के लिहाज से ये ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी और गैस प्लैनेट्स में सबसे डेंस प्लैनेट नेपच्यून ही है। अगर हमारी पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो नेपच्यून का भार 17 पृथ्वियों के बराबर है। अपने पड़ोसी यूरेनस से बस थोड़ा सा ज्यादा भारी नेपच्यून प्लैनेट एक आइस जाइंट प्लैनेट है, जो कि पूरी तरह से गैस, लिक्विड और बर्फ से बना हुआ है। सौरमंडल के इस आखिरी छोर पर सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। नेपच्यून पर मौजूद मीथेन इसी वजह से एक खास पैटर्न में वाइब्रेट करती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक ब्लू कलर देखने को मिलता है। दरअसल इस प्लेनेट को इसके नीले रंग की वजह से ही समुद्र के देवता का नाम मिला है, लेकिन नेपच्यून के बारे में सिर्फ इतना जान लेना ही काफी नहीं था। हमारे पास नेपच्यून के बारे में सिर्फ वही जानकारी थी जो हमने यहाँ धरती पर रहकर कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए हासिल की थी। पर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था। एक तो ये ग्रह इतना दूर था और ऊपर से जानकारी का अभाव, इन सब चीजों ने इस ग्रह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। अब हमें जरूरत थी इस ग्रह के और पास जाने की, ताकि हम ये पता कर सकें कि आखिर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है। सन 1977 में नासा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करता है, जो खास तौर पर हमारे सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए थे और ये स्टडी कंप्लीट करके इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल जाना था। करीब 12 साल बाद सन 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को फ्लाई बाय करता है और हमें नेपच्यून की पहली साफ तस्वीर देखने को मिलती है। ये पहली बार था जब हमने नेपच्यून को इतना साफ देखा था। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी नेपच्यून को स्टडी किया, लेकिन हबल की इमेजेस में डेटा तो बहुत खूब था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। वॉयेजर की इमेजेस तकरीबन 30 साल तक नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेजेस बनी रही, लेकिन दिसंबर 2021 को लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया और पेश है JWST द्वारा ली गई नेपच्यून की ये इमेज। वॉयेजर के करीब 30 साल बाद वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नियर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई इस इमेज में
हमें नेपच्यून और उसके आसपास की हर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस इमेज में हमें नेपच्यून नीले नहीं बल्कि डार्क यानी कि गहरे रंग का दिखाई दे रहा है, जो कि मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन गैस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से नेपच्यून डार्क दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ इमेज में कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, जो कि नेपच्यून पर मौजूद मीथेन गैस और आइस के बादल हैं। इसके अलावा हमें पहली बार तस्वीरों में नेपच्यून का रिंग सिस्टम देखने को मिला, और वो भी इतना क्लियर। हालांकि नेपच्यून के रिंग सिस्टम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे थे, क्या वाकई में नेपच्यून के पास कोई रिंग्स हैं भी या नहीं। ये कंफ्यूजन काफी समय तक लोगों में रहा, क्योंकि नेपच्यून हमसे इतना दूर है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में रिंग्स दिखाई ही नहीं देती। लेकिन JWST की इस इमेज में रिंग्स को हम साफ तौर पर देख सकते हैं। नेपच्यून की ये रिंग्स छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और आइस की बनी हुई हैं, और इसलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल रहता है। ग्रह के बीचों बीच दिख रही ये ब्राइट लाइंस इस प्लेनेट पर चल रही भयानक तबाही का प्रतीक हैं। जी हाँ, ये है नेपच्यून पर चलने वाली इस सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं। यहाँ पर हमेशा तूफान बनते ही रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तो स्पेस का भयंकर सूनापन और ऊपर से नेपच्यून के ये तूफान। शायद ही कोई होगा जो ऐसे में यहाँ पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस में कोई भी स्पेस प्रोब नेपच्यून पर सरवाइव कर पाएगा? हालांकि ये हवाएं तो फिर भी कुछ नहीं है। नेपच्यून की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है, इवन इसे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये है द ग्रेट डार्क स्पॉट। पहली बार इन मिस्टीरियस डार्क स्पॉट्स को वॉयेजर 2 ने सन 1989 को ऑब्जर्व किया था। नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद वो डार्क स्पॉट देखने में जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही लग रहा था। लेकिन वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सन 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून की ओर देखा। वो डार्क स्पॉट गायब हो चुका था। यानी कि नेपच्यून के डार्क स्पॉट का पूरा मैकेनिज्म जुपिटर पर पाए जाने वाले द ग्रेट रेड स्पॉट से बिल्कुल अलग था। जहां ग्रेट रेड स्पॉट पिछले कई 100 सालों से जुपिटर पर ऐसे ही मौजूद है, लेकिन वहीं डार्क स्पॉट की लाइफ काफी कम है। कुछ ही समय बाद वैज्ञानिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए थे कि एक और डार्क स्पॉट नेपच्यून पर दूसरी जगह बन चुका था, और ये करीब 1998 से सन 2000 तक गायब हो गया। और इसके बाद अनेकों ही डार्क स्पॉट्स इस प्लेनेट पर देखे गए। 2021 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही नेपच्यून के इन डार्क स्पॉट्स को स्टडी किया जाता रहा। हमारे पास इन डार्क स्पॉट्स का कोई क्लियर व्यू नहीं था। हाल ही में 2018 में नेपच्यून पर एक और रहस्यमयी डार्क स्पॉट को देखा गया। धरती के अटलांटिक ओशन जितने बड़े डायमीटर के इस डार्क स्पॉट को नेपच्यून पर देखकर वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब नॉर्थ से साउथ जा रहा ये तूफान अचानक रिवर्स होकर दोबारा नॉर्थ की तरफ ही जाने लगा। आखिर ऐसा क्या है इन तूफानों में जो हम समझ नहीं पा रहे? आखिर क्या चल रहा है नेपच्यून पर? क्या ये इकलौती ऐसी चीज थी जिसे हमने ऑब्जर्व किया, या फिर ये अनोमलीज नेपच्यून पर होती रहती हैं? हबल द्वारा देखा गया ये तूफान नेपच्यून पर देखा गया सबसे बड़ा तूफान था। आखिरकार ये तूफान नेपच्यून पर कैसे बनते हैं? ये कैसे अचानक ही गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह दिखाई देने लगते हैं? इससे एक बात तो साफ है कि नेपच्यून के नीले रंग के नीचे ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज छिपी बैठी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेपच्यून की इन गुत्थियों को सुलझा पाएगा, या फिर कैसिनी प्रोब की तरह हमें नेपच्यून पर भी कोई ऐसा ही मिशन भेजना पड़ेगा ताकि हम नेपच्यून की डीप लेयर्स में जाकर ये देख पाएं कि आखिर इस अनजान दुनिया में चल क्या रहा है? जेम्स वेब की इस नई इमेज में आपको एक ग्रीन लाइट दिख रही होगी। ये वाकई काफी खूबसूरत है, लेकिन ये लाइट कोई चमकीला तारा या कुछ ज्यादा मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि नेपच्यून का ही चांद है। जी हाँ, नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन, और ये चांद भी कम मिस्टीरियस नहीं है। इमेज में हमें नेपच्यून के करीब 7 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्राइटन यहाँ पर वैज्ञानिकों के निशाने पर है। माना जाता है कि ट्राइटन नेपच्यून का मून है ही नहीं। ये असल में नेपच्यून के करीब नहीं बना था, बल्कि ये कोई कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से कैप्चर कर लिया था, और ट्राइटन का एक्सट्रीमली इलिप्टिकल ऑर्बिट इस बात का पुख्ता सबूत है। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ट्राइटन पर जीवन की संभावना भी हो सकती है, जैसे कि जुपिटर के यूरोपा और शनि ग्रह के टाइटन और एनसेलेडस पर है। तो इस लिहाज से ये चांद और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है।
हो सकता है कि इस चांद की सतह के नीचे भी कोई लिक्विड ओशन मौजूद हो, जहां पर जीवन हमारी नजरों से परे फल फूल रहा हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति हम इंसानों को हमेशा हैरान ही करती आई है। एक हैरानी और हमें तब होती है जब हम एक ऐसे रहस्यमय ग्रह की कल्पना करते हैं जो नेपच्यून से भी कहीं आगे मौजूद है। एक बड़ा और दैत्याकार ग्रह जो अंधेरे से भरे इस अंतरिक्ष में हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। लेकिन अब हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी पहुंच को एक नया आयाम देने के लिए हमारे पास है सदी का सबसे महान स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। $10 बिलियन की भारी भरकम रकम से बना ये जायंट टेलीस्कोप हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पार करता हुआ बहुत आगे निकल चुका है। ये हमें ब्रह्मांड के वो नज़ारे दिखा रहा है जिनसे आज तक हम बेखबर थे, और आगे भी ये हमें ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में लेकर जाने की कोशिश करेगा। इस ब्रह्मांड में जन्मे पहले तारे से लेकर दूर सुदूर अंतरिक्ष में तैर रहे एलियन एक्सोप्लैनेट्स तक, गैलेक्सी से लेकर उनके केंद्र में मौजूद दैत्याकार ब्लैक होल्स तक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को एक अलग ही रंग में हमारे सामने पेश करेगा, जहां सारी चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर होंगी। नंबर 1, नेपच्यून रिंग्स। जब कभी भी हमारे बीच रिंग प्लेनेट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ शनि ग्रह की तस्वीर आती है, जिसके चारों ओर बड़े बड़े छल्ले हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये छल्ले सिर्फ शनि ग्रह तक ही सीमित नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन वो रिंग्स इतनी महीन और छोटी हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देती। जुपिटर के बाद आता है शनि ग्रह, जिसके ऑर्बिट में हमें सैकड़ों की तादाद में रिंग्स दिखाई देती हैं। लेकिन सैटर्न की रिंग्स भी छोटे छोटे पत्थरों और आइस पार्टिकल्स की बनी हैं। लेकिन ये रिंग्स काफी डेंस हैं और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हम इन प्लैनेट्स को ही नहीं देख पाते। इनकी रिंग्स को देखना तो बहुत दूर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्रह हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के किनारे को रिप्रेजेंट करता नेपच्यून प्लेनेट एक गैस जाइंट होने के साथ ही एक आइस जाइंट प्लेनेट भी है। इस प्लेनेट के आसपास भी यानी कि इसके ऑर्बिट में भी शनि ग्रह की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि नेपच्यून के अराउंड रिंग्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पार्टिकल्स इसके मून से टकराए किसी एस्टेरॉइड की वजह से बने हैं, और यही वजह है कि ये माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में नेपच्यून की रिंग्स का निर्माण करते हैं। जब सन 1980 में नेपच्यून की रिंग्स को पहली बार देखा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि इन रिंग्स का ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, यानी कि ये रिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई हैं। लेकिन बाद में ये भ्रम भी दूर हो गया जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को विजिट किया और उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से हमारे सामने नेपच्यून का ये नया रूप सामने आ चुका था। और इसके करीब 3 दशक बाद आज हमारे सामने नेपच्यून की ये तस्वीर सामने आई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर आधारित है। हालांकि वॉयेजर और जेम्स वेब की इन इमेजेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। दोनों अपने अपने समय की तकनीक के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो चलिए JWST द्वारा ली गई इस इमेज को डिटेल में देखते हैं। इस इमेज में नेपच्यून रिंग्स पहले की सारी इमेजेस से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और शार्प है। हमें एकदम क्लियर नेपच्यून और उसकी रिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। नेपच्यून को शायद ही पहले कभी इतना क्लियर देखा गया हो, लेकिन इस तस्वीर में केवल इतना ही नहीं है। नेपच्यून के लगभग सभी मून्स जैसे कि डेस्पिना, ग्लाटिया, लैरिसा, प्रोटियस और ट्राइटन और इसके अलावा भी कई चांद इस तस्वीर में एकदम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल की सीमाओं का आभास कराता हुआ ये ग्रह सूर्य से करीब 3 अरब मील की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज की दूरी से करीब 30 गुना ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि मानो यहाँ से हमारा सूरज तो दिखाई ही नहीं देता। नेपच्यून पर दिन में भी इतना अंधेरा होता है जितना कि धरती पर रात को चांद की रोशनी में अक्सर रहता है। इस हिसाब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आइस जाइंट पूरी तरह से हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मीथेन लाइट के लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक कलर नीला दिखाई देता है। हालांकि नेपच्यून पूरी तरह से इस मीथेन से नहीं बना है, बल्कि इसका सबसे बड़ा भाग करीब 80% हाइड्रोजन का बना हुआ है और बाकी का हिस्सा हीलियम और अन्य गैसों का है। मीथेन तो इस ग्रह पर सिर्फ 1.5% ही है, लेकिन फिर भी इसी वजह से नेपच्यून को इसकी पहचान मिल पाती है। इस इमेज में आपको कई ब्राइट स्पॉट भी दिखाई दे रहे होंगे। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि इसी मीथेन के बादल हैं, जिससे पता चलता है कि नेपच्यून पर बादल तो बनते हैं, लेकिन साथ ही ये बादल हवाओं के साथ पूरे ग्रह पर चक्कर लगाते रहते हैं।
इमेज में नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइटन की सतह से रोशनी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और ऐसे फिनोमिनन को हम एल्बिडो कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नेपच्यून के इस चांद की सतह नाइट्रोजन के जमने की वजह से बनी है और इसी वजह से इस चांद का एल्बिडो इतना ज्यादा है कि अपनी सतह पर पड़ने वाली करीब 70% रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कहा जाता है कि टाइटन हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान करीब -391 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। टाइटन के ओरिजिन को लेकर भी हम बहुत ज्यादा उलझन में हैं, क्योंकि हम अभी ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि टाइटन आखिर आया कहाँ से है। टाइटन के ऑर्बिट और ओरिएंटेशन को देखकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाइटन हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद काइपर बेल्ट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में टाइटन को नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया। खैर, यहाँ पर बस हम एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही अनुमान हम न जाने कितनी ही चीजों के लिए लगाते हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। नंबर 2, ट्रेंचुला नेब्यूला। नेब्यूला के बारे में तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़े इलाके में फैले गैस और डस्ट के वो बादल होते हैं जहाँ पर तारे जन्म लेते हैं। ऐसा ही एक नेब्यूला है हमसे करीब 1,63,000 लाइट ईयर की दूरी पर, जिसे ट्रेंचुला नेब्यूला कहा जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक नेम 30 डोरैडिस है। ये हमारी गैलेक्सी के आसपास मौजूद लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड का ही पार्ट है और माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तारे जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे लोकल ग्रुप में ये नेबुला एक अलग ही स्थान रखता है। ये सबसे बड़ी स्टेलर नर्सरी होने के साथ ही एक ब्राइट एमिशन नेबुला है, जहाँ पर हमें कई नए तारे देखने को मिल जाते हैं। तारों के साथ ही इस इमेज में अगर आप गौर से देखें तो कई डिस्टेंट गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। JWST से मिली इस इमेज में इस नेबुला के स्ट्रक्चर और यहाँ पर मौजूद गैसों और डस्ट के पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चल सकता है। इस इमेज को वैज्ञानिक अभी भी स्टडी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस नेबुला में हमारे द्वारा खोजे गए कुछ सबसे बड़े और बेहद गर्म तारे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनगिनत नए जन्मे तारे हर तरफ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से इस नेबुला में एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई है, जहाँ पर ना ही कोई गैस है और ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए नए जन्मे तारे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में एक खास बात है कि इस इमेज में हमें नए तारे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तारे असल में बहुत घने डस्ट क्लाउड के पीछे छिपे हुए हैं, जिन्हें किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से देख पाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बस यूं मान लीजिए कि ये इसी काम के लिए ही बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए। जैसे ये तारे इस घनी बादलों की दीवार के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन हमारे इस टेलीस्कोप के लिए इस दीवार को भेदना काफी आसान है और इसलिए ये टेलीस्कोप हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नेबुला को स्टडी करके हम इस यूनिवर्स के उस पल को महसूस कर पाएंगे जब बिग बैंग के बाद पहले तारे ने जन्म लेना शुरू किया था। आखिर वो कौन सी चीज थी जिससे इन तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आखिर कैसे ये सारी प्रोसेस काम करती है। इस नेबुला को स्टडी करके हम अपने इन सवालों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अपने उस यूनिवर्स की झलक देख सकते हैं जब हमारा ये ब्रह्मांड महज 4 अरब साल पुराना ही था। आखिर तारों को तो हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन चमकीले तारों के जन्म का रहस्य आज भी अंधेरे में है। इस टेलीस्कोप की इसी खूबी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे पॉपुलर और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को पोटेंशियली होस्ट करने के सबसे बड़े दावेदार ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम में मौजूद ग्रहों को स्टडी किया है। दरअसल धरती से करीब 39.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद यह स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल की ही तरह एक बड़ा तारामंडल है। इसमें कुल 7 ग्रह मौजूद हैं, जो कि रेड डॉर्फ स्टार ट्रैपिस्ट 1 को ऑर्बिट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन 7 ग्रहों में से कुछ तो इस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन या फिर यूं कहें कि हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जो यहाँ पर जीवन के पनपने की संभावनाओं को काफी ज्यादा प्रबल बना देता है। हाल ही में सामने आई एक रिसर्च रिपोर्ट ने यहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस से जुड़े बहुत से खुलासे किए, जिन्हें देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम के इनर प्लैनेट्स पर हुई इस रिसर्च को डिटेल में समझने के लिए बने रहें इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, इस रिपोर्ट के पब्लिशर्स कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हैं। यही कारण है कि इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही लिखी पहली पंक्ति ने कई आशावादी लोगों का दिल तोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के ऑथर्स लिखते हैं कि इस बात की काफी संभावना है कि इन ग्रहों पर कोई भी वायुमंडल ना हो, साथ ही
यहाँ पर मौजूद परिस्थितियां जीवन को लेकर हमारी कसौटियों पर खरी ना उतर पाएं। मगर इन सब से हटकर भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमें हैरान करेगा। तो आइए पहला पन्ना पलटते हैं और इस रिपोर्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ग्रह अपने पेरेंट स्टार ट्रैपिस्ट-1 को इतना करीब से ऑर्बिट करते हैं कि इनका खुद का टेम्परेचर 500 केल्विन से भी ज्यादा रहता है, जो कि रफली 230 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये तापमान इतना अधिक है कि आप चाहें तो इस पर एक पिज्जा बेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले भी हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन 7 एक्सोप्लैनेट्स पर स्टडी कंडक्ट की जा चुकी है और तब भी इन ग्रहों पर वायुमंडल की मौजूदगी से जुड़े कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। मगर जब इस बार वेब की इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज के साथ इन्हें ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा प्रिसीजन के साथ इस स्टडी को कंडक्ट किया गया। वेब टेलीस्कोप में मौजूद मिड इंफ्रारेड सेंसर्स इस स्टडी का एक बेहद अहम एलिमेंट थे, क्योंकि इसी की बदौलत एटमॉस्फेयर के बारीक से बारीक सेगमेंट का ब्रेकडाउन मुमकिन हो पाता है। अपने प्रेडेसेसर की अपेक्षा वेब में 400 टाइम्स ज्यादा सफाई से माइक्रो पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशंस की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो इसे इनेबल करता है कॉस्मोस के वाइड एंड्स तक देखने के लिए। इस कड़ी में इस रिसर्च असाइनमेंट पर काम कर रहे वैज्ञानिक थॉमस ग्रीनी ने वेब के परफॉर्मेंस पर कमेंट करते हुए कहा, शुरुआती चरण में उन्होंने टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड डेटा की मदद से इन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर के ट्रेसेस को खोजने की कोशिश की। इस कड़ी में उन्होंने इन प्लैनेट्स के लाइट इम्पैक्ट को स्टडी किया, बट उन्हें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वायुमंडल से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये ग्रह अपने पेरेंट स्टार से कुछ ज्यादा ही नजदीक थे। अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के लिए टेम्परेचर एक फॉरमोस्ट फैक्टर है। अब जब ये ग्रह तारे के इतना नजदीक होंगे तो स्वाभाविक है कि वहां पर बहुत सारा रेडिएशन हासिल करेंगे, जिसके चलते प्लैनेट के टेम्परेचर में एक सडन राइज आएगा, जो वहां पर कभी भी एक हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर को पनपने नहीं देगा। ट्रैपिस्ट-1 को ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। बेहद कम दूरियां और बहुत ज्यादा हीट के चलते यहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं था। हालांकि जब उन्हें इस मेथड के थ्रू कुछ मालूम नहीं पड़ा तो उन्होंने एक दूसरी तरकीब लगाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने फोटो ऑब्जर्वेशन का रास्ता त्याग कर एक दूसरी अप्रोच उस प्लैनेट के टेम्परेचर चेक को अपनाया। इस असाइनमेंट पर काम कर रहे थॉमस ग्रीनी और उनकी टीम ने अगेन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मीरी यानी कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर अपनी जांच शुरू की। इस कड़ी में उन्होंने इस प्लैनेट का एक थर्मल सिग्नेचर तैयार किया, जिसमें उससे निकल रही मिड टू लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन का ब्यौरा था। ये थर्मल स्टडी इस प्लैनेट के एमिशंस को एक्सप्लेन करती है। रिसर्च पेपर में ये बात मेंशन्ड है कि उन्होंने इस प्लैनेट की सेकंड एक्लिप्स को डिटेक्ट किया था, जिस दौरान ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान उन्होंने इस ग्रह के डे साइड का टेम्परेचर नोटिस किया और उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी पूरी स्टडी कंडक्ट की। फर्दर रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब ये ग्रह अपने तारे के पीछे से होकर गुजर रहा था तो जेम्स वेब ने एक ब्लेंडेड लाइट डिटेक्ट की, जिसमें इस ग्रह के डे साइड से आ रही रोशनी और साथ ही खुद इस तारे की रोशनी भी शामिल थी, जिसके चलते ये सिस्टम काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ देर बाद जैसे ही ये ग्रह तारे के बैक साइड पर जाने लगा तो ब्राइटनेस में गिरावट आने लगी और इसी ब्राइटनेस डिफरेंस को कैलकुलेट करके वैज्ञानिकों ने पर्टिकुलरली इस प्लैनेट की एब्सोल्यूट ब्राइटनेस को कैलकुलेट किया और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर फर्दर इस प्लैनेट के टेम्परेचर का भी पता लगाया गया। वेब डेटा पर काम कर रही इस टीम ने इस कॉम्पैरेटिव स्टडी का एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैपिस्ट-1b प्लैनेट पर एग्जैक्ट टेम्परेचर कैसे डिराइव किया गया, जो कि कुछ 500 केल्विन या फिर यूं कहें कि 250 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब मापा गया है। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इस किस्म की ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि इसके होने से एक डिस्टेंट वर्ल्ड के एग्जैक्ट टेम्परेचर का ही पता नहीं चला, बल्कि हमारे ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक कॉम्पिटेंस का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही नासा वैज्ञानिकों की टीम ने ये बताया कि ट्रैपिस्ट-1 स्टार की 1000 गुना ज्यादा ब्राइटर चमक के सामने उसको ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स की ब्राइटनेस एक बुझे हुए चिराग की तरह थी और ओवरऑल ये ब्राइटनेस डिफरेंस 99.9% का था।
ऐसे में उस 0.1% ब्राइटनेस डिफरेंस को खोजना एक चैलेंजिंग येट अमेजिंग टास्क था। टेलर बेल, जो कि एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं बे एरिना एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने जब इस डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने कहा, इस पूरे रिसर्च असाइनमेंट में बड़ी बात एक न के बराबर ब्राइटनेस चेंज को डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि इस स्टार सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिसर्च पूरा करना भी था। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा डर था इस प्लेनेट की एक्लिप्स को मिस कर देना। अब क्योंकि इस स्टार सिस्टम में मौजूद सातों ग्रह एक परफेक्टली अलाइंड और क्लॉक्ड ऑर्बिट को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर अन्य ग्रहों के फ्लाई पासेस से सेव करके ऑब्जर्वेशन को पूरा करना भी एक बहुत बड़ी डील थी, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया गया। खैर, इन टेक्निकलिटीज से हटकर बात करें अगर इस स्टडी के नतीजों पर, तो इस नए खुलासे ने बहुत से रहस्यों को जन्म भी दिया है। पहले मेथड से ट्रैपिस्ट 1b पर एटमॉस्फेयर के कोई भी ट्रेसेस न मिलने के बावजूद भी वैज्ञानिक इसे उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि इस प्लैनेट के थर्मल एमिशन से जुड़े बहुत से खुलासे होने अभी बाकी हैं। स्टिल यहाँ वैज्ञानिकों का एक तबका ऐसा भी है जो इस एक्सोप्लैनेट को लेकर पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका है, जिनके अनुसार यहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशंस इतनी ज्यादा हार्श हैं कि यहाँ पर लाइफ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बट एट द सेम टाइम कुछ वैज्ञानिक आउट ऑफ देयर क्यूरियोसिटी इस स्टार सिस्टम में और अधिक रिसर्च कंडक्ट करने का प्लान बना रहे हैं, ये बात सोचकर कि हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़े कुछ ट्रेसेस ट्रैपिस्ट 1 के आउटर प्लैनेट्स पर मिले, क्योंकि ज्यादा दूरियां होने के चलते मोस्ट प्रोबेबली वहां टेम्परेचर काफी कम और लाइफ के सीड के स्प्राउट होने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन भी मौजूद हो। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम के अराउंड सर्कल कर रहे आउटर प्लैनेट्स पर लाइफ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।